नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आज का ये लेक्चर हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का होगा, जो कि लेक्चर 1 है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। इन सब चैप्टर में हम लोग अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन किए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब लेक्चर अच्छी तरह से देखकर और उसके सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, उसके कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे आप लोग का हर एक कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो सकता है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, वही बेस रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, या डायरेक्ट वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1। ठीक है। अगर जिन लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो सब लेक्चर भी जरूर देखिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम देखो, मैं कुछ पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे कि एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन क्या है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें NPR, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r और r फैक्टोरियल, ये हो जाता है। NC0 का वैल्यू 1 होता है, NCN का वैल्यू 1 होता है, NCR का NCN माइनस r, ये दोनों इक्वल होता है आपस में। मतलब NCR करे इक्वल टू NCN माइनस r करे, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इधर थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडिसेस में बता दिया हूँ। इसमें ये सब फॉर्मूला आपको पहले से भी पता होगा। फॉर्मूला नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये अगर पावर में ऐसे रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस में रहे तो नीचे चला जाएगा। किसी किसी बच्चे को इस सब में भी दिक्कत होता है, और यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैं इसको लिखा दिया हूँ। ठीक है। तो इसके आगे करते हैं हम लोग। इसके बाद 6 नंबर क्या है, NCA इक्वल टू NCB। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब A प्लस बी इक्वल टू पक्का N है। ठीक है ना। A और B मिलकर कितना हो जाएगा, N के इक्वल हो जाएगा, जो इसका पावर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर है, ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी प्लस में अगर है, तो ये देखो ये क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और C और नीचे वाला में जो बड़ा वैल्यू होगा वही हो जाएगा। ठीक है ना। ये बहुत काम आने वाला है अभी हम लोग का। उसके बाद NCR इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR को ऐसे भी लिखते हैं। मतलब NCR को हम लोग कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है, कैसे किसको कब लिखा जाता है, इसे घबराना नहीं है अगर कभी लिखा हुआ मिल गया तो। ठीक है ना। अच्छा, अगर देखो यही प्रॉपर्टी 7 नंबर प्रॉपर्टी अगर ऐसे लिखा हो, m और m प्लस m और m-1, तो क्या हो गया, देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक, तो m+1 हो जाएगा, और नीचे वाला में जो बड़ा वैल्यू है वो हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर ये 7 नंबर प्रॉपर्टी ही है। बस समझने वाला बात यह है कि NCR और ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है ना। 9 नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोला है, NCR। अगर NCR है तो हम लोग n/r और क्या करेंगे, n में से भी एक कम कर देंगे और r में से भी एक कम कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। अगर और जरूरत पड़ा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n/r इंटू, ठीक है ना, n-1/r-1, मतलब इसको भी मैं ब्रेक कर दिया ऐसे। फिर और अगर जरूरत पड़ा तो n-2/r-2। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ से हम लोग काम बन जाएगा तो क्या लिखेंगे, n-3c/r-3। ठीक है ना। क्या बात समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर nr था, तो n/r कर दिए और इससे एक एक माइनस करके यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ा इसको भी, अब इसको ब्रेक करने का, तो ये n-1/r-1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2c/r-2। अब उसको भी ब्रेक कर दिया तो ऐसे हो गया था, ऐसे। तो जहाँ तक जरूरत पड़ेगा हम लोग का, जब वहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। एक ये वाला प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को याद रखना है डायरेक्ट ऐसे। चाहे तो हम लोग इसको सॉल्व करके NCR का फॉर्मूला ऊपर और डिवाइड बाई NCR-1 का फॉर्मूला नीचे अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये रिजल्ट तो आ जाएगा। लेकिन एज ए रिजल्ट ही हमको इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें ये सब जब भी हम लोग को दिखे तो डायरेक्ट हम लोग अगर ये लिखेंगे तो हम लोग का टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन बचेगा। ठीक है। तो इसके बाद आगे करते हैं। इसके बाद देखो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, x प्लस वाई टू द पावर अगर n है तो nc0 x n-0 y0 प्लस nc1 x n-1। ठीक है ना। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। इसी में अगर x को मैं 1, मतलब कि यहाँ पर 1 प्लस वाई कर x कर दिया, पावर में n कर दिया,
तो देखो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग क्या, NC0 x के पावर 0 प्लस NC1 x के पावर 1 प्लस NC2 x के पावर 2। मतलब जो इसको इस फॉर्म में, मतलब कि जो भी एक्सपेंशन होगा, जो भी फॉर्म दिया होगा उसको एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर x आ जाए तो हम लोग थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगा। NC0 x के पावर 0, NC1 अगर यहाँ 1 है तो x के पावर 1, NC2 तो x के पावर 2। इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर अगर कुछ भी करेंगे तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और 1 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो वही बात हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में अगर यहाँ पर x माइनस वाई होता तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाई पुट करके सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पर क्योंकि पावर में ऑड है तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सब तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक पास्कल ट्रायंगल होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ। कोफिशिएंट जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क्या, x प्लस वाई टू द पावर, अगर इंडेक्स में जीरो कर दिए तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, मतलब 1 हो गया। ये सब कोफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, n+1, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर इंडेक्स 1 रहा तो मतलब x प्लस वाई टू द पावर अगर 1 का बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब x प्लस वाई है, यानी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 1 है, तो ये 1 1 हो गया। ठीक है ना। फिर अगर 2 हुआ तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला में अगर ब्रेक करें तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। तो ये कैसे लिखते हैं, 1 यहाँ लिखें, जब 0 के लिए 1 लिखना है, 1 के लिए 1 और 1 लिख देना है। फिर जब 2 का बात आया तो क्या करेंगे, इधर एक 1 लिखेंगे और ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और फिर इधर एक 1 लिख देंगे। ठीक है ना। फिर उसी तरह का 3 का बात आया तो इधर एक 1 लिखेंगे और ये 2 और 1 मिलकर 3, और फिर ये 2 और 1 मिलकर यहाँ 3। ठीक है ना, और फिर इधर 1। फिर उसी तरह जब 4 का बात आएगा तो इसके तिरछे में इधर 1 लिखेंगे और 3 और 1 मिलकर 4, 3 3 6, 3 और 1 4। ठीक है, और फिर इधर 1। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग इसी में x प्लस वाई टू द पावर 4 को अगर एक्सपेंड करें तो 5 टर्म आएगा। तो 5 टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो एक ज़्यादा हो जाता है ना, 4 से एक ज़्यादा 5 हो जाएगा। तो पाँचों का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले टर्म का कोफिशिएंट 1, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट 4, तीसरे टर्म का कोफिशिएंट 6, फिर 4, फिर 1। ठीक है। तो इस टाइप का जो भी वैल्यू आएगा तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इजीली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह 5th हो, 6th हो, जो भी हो हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका जनरल टर्म, सबको पता है कि जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है ना। जनरल टर्म में क्या है, x प्लस वाई टू द पावर n का अगर बात करें, इसका जनरल टर्म निकाले तो टी आर, मतलब कि आर टर्म हम लोग बात कर रहे हैं तो टी आर प्लस 1 लिखते हैं, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर। ठीक है। उसी तरह अगर माइनस हो गया तो जहाँ y था वहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। ये कौन सा टर्म हुआ, ये हम लोग का टी आर प्लस 2 टर्म का बात चल रहा है, वो सब बाद में हम लोग समझेंगे। अभी बस इतना समझना कि जनरल टर्म टी आर प्लस 1 के फॉर्म में यहाँ लिखा जाता है, और एन सी आर यहाँ पर क्या होता है, आर होता है, जो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग उससे एक कम होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों समझ में आया होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर करते हैं, इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n टू फाइंड pth टर्म फ्रॉम द एंड। देखो ये जो भी हम लोग rth टर्म फाइंड कर रहे हैं, ये फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि शुरू से जो भी एक्सपेंशन हम लोग किए, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यहाँ से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये शुरू से स्टार्ट हुआ है, और इसको बोलते हैं बिगिनिंग, और लास्ट से मान लो कि ऐसे भी हो सकता है। तो इस थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि pth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, एंड से pth टर्म। तो एंड से pth टर्म हम लोग निकालने में अगर दिक्कत हो तो ये थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि अगर pth टर्म एंड से चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको n माइनस पी प्लस 2th अगर फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू आया उतना हम लोग शुरू से निकाल लेंगे। शुरू से मतलब कि शुरू से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आएगा। मतलब कि t हम लोग अगर n माइनस पी प्लस 2th टर्म बिगिनिंग शुरू से निकालेंगे, ठीक है ना, ये क्या होगा, बिगिनिंग, और या फिर टी pth टर्म एंड, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसा बनता है, और भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ उठाया हूँ।
तो इस टाइप का अगर कोई भी फॉर्म दिखे, जब भी x प्लस वाई टू द पावर n प्लस या माइनस x माइनस वाई टू द पावर n, अगर ऐसा फॉर्म दिखे, देखो इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि अगर बीच में प्लस हो, यहाँ पे देख समझना अच्छा से, ये प्लस हो और साइन प्लस साइन, ठीक है, एंड n इज इवन, मतलब ये n इवन हो और बीच में प्लस हो, समझ में आया, n इवन बीच में प्लस, ठीक है, या फिर n ऑड और बीच में माइनस, कंडीशन समझ में आना चाहिए, प्लस तो इवन, ऑड तो माइनस, अगर ऐसा हुआ तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से कोई सा भी एक टर्म को लेकर हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और इरेशनल टर्म को इग्नोर कर देंगे। अभी इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद, तो उसमें समझ में भी आ जाएगा। इरेशनल टर्म को क्या करना है, इग्नोर करना है, और टेक ओनली इंटीजर पार्ट्स, केवल इंटीजर पार्ट को लेना है, उसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आया उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी लग रहा होगा कि क्या इसमें लिखाया है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं अभी बोल दिया, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे अभी क्लियर पता चल जाएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ वैलिड नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पर इवन हुआ और यहाँ पर प्लस नहीं हुआ, मतलब इवन और ऑड हो गया, या यहाँ पर ऑड और यहाँ पे प्लस आ गया, तो जस्ट उसके अपोजिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इरेशनल को इग्नोर किए थे, तो अभी क्या करेंगे, इरेशनल को रखेंगे और इंटीजर को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। इरेशनल को क्या करेंगे, उसके बाद रखना है और इंटीजर को हटाना है, जस्ट उसका अपोजिट बात करना है, ठीक है ना। तो एक चीज अगर हम लोग याद रखेंगे तो कंडीशन समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, इवन प्लस या ऑड माइनस अगर रहा तो इरेशनल वाले टर्म को हटा दो, ठीक है, इरेशनल वाले टर्म को हटा दो, और बाकी इसके अलावा दूसरा रहा तो इरेशनल वाले टर्म को रख लो, ठीक है। चलो जैसे कि अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी लिया हूँ, हाँ अभी समझ में आ जाएगा, जैसे कि √3 + 1 टू द पावर 5, ठीक है ना, ये उसी टाइप का फॉर्म दिख रहा है, x + y टू द पावर n, और प्लस या माइनस जो भी है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, √3 - 1 टू द पावर 5। अब देखो, अब हम लोग क्या चाहिए था, यहाँ पर मैं बोला था कि इवन और प्लस या ऑड और माइनस, तो देखो तो यहाँ पर ऑड है और माइनस भी है, यानी कि काम बन रहा है, यानी कि ये वाला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ही वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला में कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब कि इरेशनल वाले टर्म को क्या करना है, हटाना है, इरेशनल वाले टर्म को हटाना है। तो क्या किए हम लोग, एक किसी को लेकर एक्सपेंड कर दिए, जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा था, इसी को एक्सपेंड कर दिए, इसको एक्सपेंड किए तो यहाँ से पावर में 5 है तो 6 टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो इरेशनल वाला टर्म क्लियरली दिख रहा है कि √3 का पावर 1 इरेशनल हुआ, हटा दो, √3 टू द पावर 3 हटा दो, √3 टू द पावर 5 हटा दो, तो बचा क्या, 5c0 प्लस फिर कितना 5c2 और इंटू ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और फिर उसी तरह 5c4 और 3 इंटू 3, क्योंकि पावर में अगर 4 है √3 का पावर 4 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम, हाँ तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 76 आ जाएगा, और 76 इंटू 2 हम लोग का 152 आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग आगे भी करेंगे आज, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी लग रहा होगा कि ये बहुत सारा लेंदी है, लेकिन नहीं, 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद ये बहुत काम आने वाला चीज़ है, इससे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर है और n ग्रेटर देन m है, ग्रेटर देन इक्वल टू m, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, दिस वन, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि NCR लिखा रहे या NR लिखा रहे, दोनों का मतलब वही है, इसका भी मतलब क्या है, NCR ही है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ये IIT का क्वेश्चन है हम लोग का, जेई मतलब एडवांस का। तो यहाँ पर देखो NM n-1, ये n क्या है, कम होते होते देखो यहाँ पर n है, n-1 है, n-2, और लास्ट में कहाँ तक गया है, m है, m तक गया है, ठीक है ना, और नीचे m है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला टर्म कम हो रहा है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं, इसको थोड़ा उल्टा अगर लिखें हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, m प्लस m से एक ज्यादा, नीचे m बढ़ते गया, m क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समझना अच्छा से आप लोग। और इस तरह करते करते ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, n तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा।
ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। मतलब कि मैं जस्ट उल्टा कर दिया, n कम होते होते m तक जा रहा है, या मैं क्या बोला, m बढ़ते बढ़ते n तक जा रहा है। बात एक ही है ना, बोलने का मतलब तो दोनों का एक ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं, एन सी आर प्लस एन प्लस सॉरी एन सी आर माइनस वन। अगर ऐसा दिखे हम लोग क्या लिखते थे, एन प्लस वन सी आर। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी अभी आज ही की है हम लोग। तो हम लोग को ऊपर वाला दोनों टर्म सेम चाहिए, सेम चाहिए ना, तो यहाँ पर सेम दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना क्लियरली हम लोग को पता है कि एम सी एम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आज ही के प्रॉपर्टी में मैं बताया था एन सी एन 1। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, m प्लस वन और m प्लस वन, ये दोनों का तो मतलब वही हो जाएगा ना, m प्लस वन m। ठीक है ना, इसका वैल्यू, इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका भी रिजल्टेंट 1 आएगा। तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इधर जैसे का तैसा लिख दे रहा है, सॉरी ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है ना, फिर प्लस m प्लस 3m, फिर ऐसे n m तक। ठीक है ना, अब देखो तो अब ये क्लियरली इस फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ऊपर वाला सेम है, यानी कि ऊपर वाला सेम m प्लस वन लिख सकते हैं, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, m प्लस वन नहीं, तो m प्लस वन एक ज्यादा हो जाएगा ना, तो m प्लस टू हो जाएगा, और नीचे वाला बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला लिख दिए m प्लस वन। ठीक है, ये लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग यहां से यहां तक का काम खत्म। अब बचा क्या, इधर m प्लस टू, ठीक है, और नीचे m, फिर इधर m प्लस थ्री, नीचे m, फिर प्लस n m। ठीक है, अब देखो फिर ये वाला प्रॉपर्टी, दोनों ऊपर वाला सेम हो गया और नीचे वाला ये आ गया, तो कुल मिलाकर मतलब इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, m प्लस थ्री और m प्लस वन, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर m प्लस थ्री, तो ये और ये मिलकर फिर यहाँ पर, और बाकी उधर का वैसे का वैसे। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर मतलब ये m प्लस फोर हो जाएगा और नीचे m प्लस वन आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज ये करते 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 लास्ट में हम लोग अगर जाएंगे, तो इसके पहले तो एक चीज ये है ना, n माइनस वन और m ये भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर फाइनली लास्ट में इधर भी ये बढ़ते बढ़ते कुछ जाएगा, तो n माइनस वन और m प्लस वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस वन और m आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते 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 जाएगा, तो n से एक पहले तक तो जाएगा ही ना, तो ये यहाँ तक गया, और इधर अपना हम लोग का ये ऐसा ही n और m रहेगा। ठीक है ना, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। तो देखो अब n माइनस वन और n माइनस वन नीचे, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा n, और नीचे m प्लस वन। ठीक है ना, और फिर प्लस इधर n m, तो ये n m हो गया। अब देखो फिर ऊपर फिर क्या हो जाएगा, n प्लस वन, और नीचे तो अपना m प्लस वन आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आया क्या, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, m प्लस वन। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है, आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है इसको, बस हम लोग जो भी था उसको उल्टा करके लिख दिए। उल्टा करके लिखने के बाद ये m और यहाँ m प्लस वन था, ऊपर वाला दोनों सेम नहीं था, तो सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होना है, और तो हम लोग m प्लस वन और m प्लस वन, मतलब m प्लस वन सी m प्लस वन अगर लिख दे रहे हैं तो भी वैल्यू तो 1 ही होना है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया, और बस इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये वाला लिख दिया गया। फिर बाद में ये और ये वाला प्रॉपर्टी मिलाकर हम लोग ये लिख दिए, और इस तरह के करते गए, लास्ट में ये n माइनस वन आएगा, तो यहाँ भी तो लास्ट में बढ़ते बढ़ते ये n माइनस वन ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इधर वाला तो ऊपर वाला तो बढ़ते जा रहा है ना, नीचे वाला सेम रह रहा है, ऊपर वाला बढ़ते 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 n माइनस वन तक जाएगा, और इधर एक n माइनस वन है, तो ये मिलकर n और m प्लस वन होगा, और ये n प्लस वन मिलकर n प्लस वन बाई m प्लस वन, बाई नहीं, आई एम सॉरी, n प्लस वन सी m प्लस वन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्लियरली समझ में आया होगा आप लोग को, अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन जरूर आप मेरे से पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि 50C4, ठीक है, और प्लस इसको देखो समेशन के फॉर्म में लिखा है, तो इसको समेशन के फॉर्म में मतलब क्या, i इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक गया, 5 तक। i इक्वल टू जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे फटाक से, ये कितना हो जाएगा 54C3, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 53C3,
फिर 50 कितना हो जाएगा 52C3, फिर 51C3, फिर कितना हो जाएगा 50C3। ठीक है, ये बात समझ में आया। क्योंकि 50 अब इससे कम तो नहीं होगा ना, क्योंकि n तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू r होता है, तो इससे तो ये इससे तो कम होगा नहीं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर लिखेंगे हम लोग तो सॉरी 5 तक ही गया है, आई एम सॉरी, ये नहीं, यहाँ पर n का वैल्यू 5 तक ही गया है, तो इसलिए 50 तक ही जाएगा, 50C3 तक। ठीक है ना। अब देखो, अब जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग किए हैं NCR प्लस NCR प्लस 1 या -1, जो भी बात करो, -1 मैं बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर N+1CR हो रहा था ना। देखो सेम वैसा ही प्रॉपर्टी, ये और ये दोनों मिलकर 50C4 50C3, ऊपर दोनों सेम है और नीचे एक ये कम है एक ज़्यादा है, तो क्या ये 51C4 हो जाएगा? क्योंकि नीचे वाला जो बड़ा होता है वही लिखा जाता है, तो बड़ा वाला 4 है, ये लिख दिए। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद 51C3 यहाँ पर दिख रहा था, 51C3 ये लिख दिए, और बाकी ये वाला सब टर्म जो भी बचा वो वैसे को वैसे यहाँ पर लिख देंगे। तो 51C3 ये मिलकर कितना हो जाएगा 52C4। अच्छा, 52C4 और फिर यहाँ पर बच गया क्या 52C3। ठीक है, तो 52 मिलकर कितना हो जाएगा ये फिर 53C4। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ एक बार, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये और ये मिलकर तो यहाँ पर हो गया, तो 51C3 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना 54C3 प्लस 53C3 प्लस 52C3, क्योंकि 51 यहाँ आ गया है। अच्छा, अब देखो, अब ये 52C4 हो गया, तो 52C3 इधर आ गया, तो हम लोग का बचा क्या 54C3 प्लस 53C3। ठीक है ना। अब ये और ये मिलकर हम लोग का बन गया क्या, जैसे ये मिलकर ये बन गया था, अब उसी तरह ये और ये मिलकर बन गया 53C4, अब 53C4 इधर था 53C3 और प्लस 54C3। अब देखो, अब ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा 54C4 प्लस 54C3, यहाँ मिल गया हम लोग को, तो ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा 55C4, बस 55C4। देखो ऑप्शन में 55C4 नहीं है, यानी कि नन इज ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में ऐसा ही किए, अभी भी वही कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी किए वैसा ही है। यहाँ पर देखो, ऑड और प्लस, हम लोग क्या बोले हैं कि ऑड के साथ माइनस रहना चाहिए और इवन के साथ अगर प्लस हो तो हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे क्या है ऑड और प्लस है, क्वेश्चन में क्या है ऑड और प्लस है, तो यानी कि इरेशनल को रखना है, इरेशनल को क्या करना है रखना है। तो कोई एक को हम लोग लेकर एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे इसको 1 + √2⁵ अगर हम लोग लिख लें तो क्या लिखेंगे 5C0। ठीक है, और √2⁵ प्लस 5C1 √2⁵1 प्लस 5C2 √2⁵, हम लोग लिख लेंगे क्या 2 प्लस 5C कितना 3 √2⁵3 प्लस 5C4 √2⁵ कितना 4, और फिर यहाँ पर प्लस 5C5 √2⁵5। अब देखो, अब यहाँ पर इरेशनल को रखना है, जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखाए थे अभी, ये वाला प्रॉपर्टी मैं फिर से यहाँ पर एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाला, इसमें क्या बोला गया है प्लस और माइनस, तो इरेशनल को हटाना था। अभी जस्ट हम लोग इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इरेशनल को क्या करना है रखना है, तो इसलिए इरेशनल को रखना है। तो इरेशनल वाला टर्म इसमें ढूंढो कौन सा है आप लोग पहले, तो इरेशनल वाला टर्म कौन कौन सा है, देखिए ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा देना है। ठीक है, ये भी इरेशनल वाला टर्म नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं, फिर ये भी नहीं होगा, हटा देते हैं, तो बचा कितना 5C1 और ये √2। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 5C3 और ये √2 का मतलब 2√2 हो जाएगा, √2 का पावर क्यूब मतलब कि 2√2 प्लस ये वाला बचेगा फिर 5C5 और ये बचेगा कितना हम लोग का 4√2। ठीक है ना, ये कितना बचेगा 4√2। ठीक है, तो अब देखो ये 5C5 इसका आंसर कितना होता है 5√2, इसका हो जाएगा कितना इतना 5C3 का वैल्यू 10 × 2√2 प्लस ये 5C5 1
और 4√2, ठीक है। तो ये 20 प्लस 5, 25 प्लस 4 यानी कि 29√2, ठीक है। 29√2 और जो लास्ट में आंसर आता है उसको क्या बोला गया है, इंटू 2 कर देने के लिए। तो 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 58√2। तो 58√2 डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग को याद नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, इसको भी सॉल्व करते, इसको भी सॉल्व करते, फिर बहुत बड़ा लंबा होता, जितना टर्म ये आया उतना ही टर्म उधर जाता, फिर कैंसिल करते, फिर सॉल्व करते, बहुत लंबा होता। अभी देखो अगर हम लोग को पता चल गया कि इरेशनल वाले टर्म को रखना है बाकी को नहीं रखना है, तो हम लोग को डायरेक्टली इसको नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं था। बस कौन कौन सा लिख लेते, ये 1 को लिखते, 3 को लिखते और 5 को लिख लेते, क्योंकि उसी में ना इरेशनल टर्म बचेगा। तो डायरेक्ट हम लोग 3 ही लिख कर जल्दी में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझाना था इसीलिए मैं पूरा लिख दिया हूँ एक बार, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस में करिए, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक में बहुत आसानी से जल्दी बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद 4th नंबर करते हैं क्वेश्चन। अब देखो अब यहाँ बोल रहा है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बोल रहा है कि इतना इज डिविजिबल बाय n, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस किससे डिविजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। जैसे यहाँ n+1 अगर दिया है, ठीक है ना, n का वैल्यू क्या दे दिया है, जिसका पावर होता है उसको ढूंढ लेते हैं, किसका पावर है, n का पावर n+1 है ऐसे क्वेश्चन में। तो n+1 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे 1 + 8 टू द पावर n+1, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं ना n+1, मतलब सॉल्व का मतलब एक्सपेंड करना चाहें, n+1 C0 प्लस n+1 C1 8 प्लस n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+2, सॉरी n+1 ही ना, यहाँ n+1 C3 8 क्यूब प्लस n+1 C4 8 4 और ऐसे बढ़ती चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि 1 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू क्या होगा n+1 और 8 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, अच्छा इसका वैल्यू अभी कुछ भी हो हम लोग को बाद में उसको चेक करेंगे। यहाँ से अगर 8 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम लोग सब में 8 स्क्वायर दिख रहा है, तो 8 स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लें तो क्या बचेगा n+1 C2 और n+1 C3 इंटू 8 प्लस n+1 C4 8 स्क्वायर और डॉट डॉट ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे देखो n+1, ये तो फाइनली n+1 है, ये इसलिए कोई पूछेगा कि आप इतना ही तक क्यों रोक दिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 और ये 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और ये प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 64 हो जाएगा और अंदर का वैल्यू सब ये रहेगा वैसे का वैसा। अब देखो अब इसको अगर इधर लेकर जाएंगे तो n+1 ये 8 और ये -8n और ये 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा -9, ठीक है। ये इक्वल टू यहाँ 64 और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, मतलब ये सारा टर्म जो भी यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखो अब इसको बोला गया है कि ये किससे डिविजिबल है। तो ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ है नहीं, जीरो, रिमाइंडर तो जीरो है, तो रिमाइंडर का जीरो है तो ये डिविडेंट हो गया और ये डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना फॉर्म में आ गया। तो यानी कि अंदर यहाँ पर कुछ भी हो, दिल्ली मुंबई आगरा कुछ भी अगर हम लोग बात करें अंदर के वैल्यू में कुछ भी लिख दो आप लोग, उससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू ये 64 से डिविजिबल है तभी तो यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो ये आसान था, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो जो हम लोग अभी बात किए हैं एक कॉन्सेप्ट किए थे ना n-p + 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 7 और कितना टर्म चाहिए 4th, p का वैल्यू कितना हो गया 4th प्लस 2 यानी कि ये कितना हो गया हम लोग का 7 to 9 यानी कि 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। माने कहने का मतलब ये है कि 4th टर्म हम लोग एंड से निकाले, 4th टर्म हम लोग इधर से निकाले या 5th टर्म इधर से निकाले, बात आंसर एक ही आना है। तो हम लोग क्यों ना 5th टर्म इधर से निकाल ले, क्योंकि वो आसान होगा और हम लोग वैसे करते आए हैं, ठीक है। तो टी हम लोग कौन सा चाहिए 5th टर्म चाहिए, ठीक है। तो इसको टी 5th को जो जनरल टर्म लिखा गया था उसको उसमें बोला गया था कि r+1 के फॉर्म में लिखना है, तो 4+1 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि 7c4
अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, एन सी आर, फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और वाई टू द पावर आर, किसके लिए, एक्स प्लस वाई टू द पावर एन के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो गया 7, 7c4, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग 3/x² का पावर में कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3, और यहाँ माइनस x³/6 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4 का 4, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 × 2, क्लियर है, इंटू ये कितना हो जाएगा 27/x टू द पावर 6, क्लियर है, इंटू x टू द पावर 12 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है, क्योंकि 6 का पावर 4 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35, आप लोग कर लेना खुद से, 48x टू द पावर 6, ठीक है। देखो ये 6 जाकर ऊपर -12 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 35 कहाँ गया 35 ये, तो बी ऑप्शन हम लोग का, क्लियर है। तो आसान था ये भी, हम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 70th टर्म और 18th टर्म इन द एक्सपेंशन दिस वन आर इक्वल, फाइंड ए, ठीक है ना, ए निकालना है अगर 7 टर्म, मतलब बोला है कि T7 = T18, ठीक है। तो T7 को अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बात करेंगे ऐसे ही ना लिखेंगे, T16 + 1 और इसको क्या लिखेंगे T17 + 1, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे 50C16 2 टू द पावर कितना लिखेंगे 50 - 16 और फिर a टू द पावर कितना लिखेंगे 16 और इक्वल टू इधर से फिर लिखेंगे आप इसके लिए 17 के लिए, यानी कि 50C17, ठीक है, 50C17 और फिर क्या लिखेंगे 2 टू द पावर कितना लिखेंगे 50 - 17, जो फॉर्मूला हम लोग का होता है, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, NCR x टू द पावर n - r और y टू द पावर r, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए फॉर्मूला TR+1 के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर a का पावर में कितना हो जाएगा, जो 17 होता है वही, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देना था, देखो ये पूरे से ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम लोग बात करें तो ये 50 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा 34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 34 हो गया, यहाँ पर ये कितना बच जाएगा 50 फैक्टोरियल बाई 33 फैक्टोरियल इंटू ये 17 फैक्टोरियल, क्लियर है, और 2 टू द पावर कितना 33 और यहाँ पर a बच गया। अब देखो ये 33 से ये 33 फैक्टोरियल तक खत्म होकर क्या बचेगा 34, फिर उसी तरह ये 16 फैक्टोरियल, इससे ये फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 17। यहाँ पर देखो ये 33 पूरा कैंसिल होकर इसको तो यहाँ 2 बचेगा, ये खत्म एकदम इजीली कैलकुलेशन था। ये 17 × 2 मिलकर कितना हो जाएगा 34/34 और ये a, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 1, a इक्वल टू 1 हम लोग का राइट आंसर, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं अभी इस लेक्चर में उठाया हूँ, इसके बाद वाले लेक्चर में और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कुछ क्वेश्चन आसान भी था, ठीक है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन जो भी IIT में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो समझने में, ठीक है ना। तो अब आगे करते हैं हम लोग, देखते हैं ये ट्राई योर सेल्फ के लिए आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि उससे कमेंट करने से हम लोग पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीरियसली इसको ले रहा है या नहीं ले रहा है। और मेरा ये बोलना है कि आप लोग इस लॉकडाउन के टाइम में सीरियसली लीजिए, जो इसमें अच्छा कर गया वो लाइफ में आगे निकल जाएगा, और जो इस टाइम को यूटिलाइज सही से नहीं करेगा वो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग का क्लास पीरियड स्टार्ट होगा, जब भी 1 महीना 2 महीना बाद जब भी सेशन फिर से स्टार्ट होगा वो बैक ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह इसको बनाते रहिए, ठीक है। फिर अगर ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का हम लोग बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का हम लोग 5 लेक्चर खत्म हो चुका था, उसमें मैं ट्राई और सेल्फ का क्वेश्चन दिया था, उसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 28
को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। और बोला है क्या? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विथ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें अगर 4 टर्म हम लोग को लेना है तो 4 टर्म लेने के लिए बताया गया था a माइनस डी, a प्लस डी, अच्छा, और इधर फिर क्या हो जाएगा? a माइनस 3d, और इधर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। ठीक है ना, ये 4 टर्म हो गया। तो बोला है क्या इसमें? रेशियो किसका लेना है? a माइनस 3d, ठीक है ना, और क्या लेना है? a प्लस डी, मतलब फर्स्ट और थर्ड, डिवाइड बाई सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड टर्म क्या है? 1 माइनस डी, ए माइनस डी सॉरी, और a प्लस 3d। क्लियर है? और इसका रेशियो कितना दे दिया? 8/15। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आप लोग, ये चीज़ है, इसको बस हम सिंपल एकदम सॉल्व कर लेना है। एक चीज़ और यहाँ पर दिया है क्या, कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर इसको मैं बोल दूँ 4a इक्वल टू 28, तो a इक्वल टू 7 मिल ही गया हम लोग को। ठीक है ना, तो a 7 मिल गया। a का वैल्यू यहाँ 7 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। a इक्वल टू 7 पुट करने के बाद इसको जैसे अच्छा लगे आप लोग सॉल्व कर लो। तो यहाँ से d का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा क्या? 1। और d का वैल्यू अगर 1 मिल गया तो फिर हम लोग आसानी से इसमें पुट करके a और d, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा, से d इक्वल टू 1 3, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो 4 6 8 और 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बस एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, यहीं तक समझना था। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। इसको देखो, इसको समझने वाला चीज़ है ये। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर 1/4 इंटू, अच्छा, इसको हम लोग 2 का पावर करेंगे, 2 टू द पावर 2/8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह इंटू 2 टू द पावर ये 3 यानी कि 3/16 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि बेस सेम हो जाए। तो बेस सेम हो जाएगा तो पावर को फटाक से ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 4/32 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलते चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/4 प्लस, क्या बोल सकते हैं इसको? 2 टू द पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, और ऐसे से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब इसको बस, अब टारगेट क्या है मेन? अब इसको सॉल्व करना है, इसको ऐड करके सॉल्व कर लेना है कि क्या है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेता हूँ। तो मान लो कि जो सॉल्व करना था उसको मैं ले लिया क्या? s इक्वल टू, मान लो कि हो गया क्या? फर्स्ट टर्म था 1/4, फिर था 2/8, फिर प्लस 3/16, फिर प्लस 4/32। ठीक है ना, ये अप टू इन्फिनिटी। इसको ध्यान से देखा जाए ना तो ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज है। ठीक है ना, जो कि हम लोग को एनसीईआरटी में भी पढ़ना है और कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो अब इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से मान लो कि मैं 1/2s कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 ठीक है, और ये 2/16, फिर प्लस 3/32, और ये ऐसे चलते चला जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, एस सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये s माइनस 1/2s क्या हो जाएगा? 1/2s हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2s। अच्छा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, फिर प्लस 1/8, फिर प्लस 1/16, फिर प्लस 1/32। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करें अगर इसको, तो अब देखो, अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन गया, अप टू इन्फिनिटी टर्म जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, डिवाइड बाई ये 1 माइनस 1/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि 1/2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि s इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो s इक्वल टू जब 1 आ गया तो यानी कि इसी का तो वैल्यू फाइंड करना था हम लोग को ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। तो हम लोग का इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो आप लोग। इसमें क्या बोला है? द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर 1 1 प्लस डी
1 प्लस 2d और ये 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन इज 255। मीन डेविएशन दिया क्या, इसके मीन के साथ 255, देन द d इज इक्वल टू, d का वैल्यू निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से बता दे, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मीन हम लोग अगर बात करें तो मीन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू, ठीक है ना, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू 100 और 1 प्लस rd, ठीक है। और ये सबका डिवीजन कितना होगा 101। अब कोई बोलेगा 101 क्यों हो गया, तो 101 देखो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर d का वैल्यू 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ से जाकर 1 2 यहाँ तक कितना जा रहा है 100 जा रहा है, और एक टर्म ये भी तो है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 100 तक। हम लोग r का वैल्यू 0 से 100 तक जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 101, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखो इसको 1 1 1 ऐसे जाकर जाएगा पूरा 101 तक, तो ये 101 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अच्छा ये देखो r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, मान लो एक n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो अगर हम लोग यहाँ फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, सॉरी 100 इंटू 100 प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया इंटू डी, ठीक है। और ये सबका डिवीजन करेंगे 101, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का x मीन इक्वल टू 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 और ये 50 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर तो कितना आ जाएगा ये 50d, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लोग को समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब मीन डेविएशन का बात करते हैं हम लोग, क्या मीन डेविएशन। अच्छा मीन डेविएशन का मतलब क्या है, समेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइड बाई एन, यही होता है ना मीन डेविएशन। अच्छा मीन डेविएशन अगर ये होता है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r इक्वल टू 0 टू 100, ठीक है, r इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जाएगा 100, ठीक है। ये एक्स आई को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर डी, डी का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 1, डी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म आएगा, सेकंड वाला टर्म आएगा, और माइनस ये मीन डेविएशन अभी हम लोग सॉरी मीन निकाल लिए यहाँ पर, जो कि आया कितना 1 प्लस 50d, ठीक है ना। अच्छा और ये डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 101, क्लियर है, ये बात समझ में आया। ये एक्स आई के लिए ये चीज़ लिखा गया है, क्यों, जैसे कि यहाँ पर भी लिखे थे हम लोग अभी ये, क्योंकि r का वैल्यू 0 पुट करने पर 1 आएगा, 1 पुट करने पर फर्स्ट वाला टर्म ये वाला आएगा, 2 पुट करने पर ये वाला आएगा, 3 पुट करने पर इसी तरह करते करते 100 तक जाएंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। और इधर क्या है मीन जो कि हम लोग यहाँ से निकाल लिए उसको लिख दिए और डिवाइड बाई ये चीज़। तो अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, ठीक है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो r इक्वल टू 0 से ये जाएगा कहाँ तक 100 तक, लेकिन इसको देखो अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये r d माइनस 50d, तो जिसको अगर r को हम लोग कॉमन निकाल लें d को सॉरी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा डिवाइडेड बाई 101, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात देखो यहाँ पर क्या है, अब r का वैल्यू 0 से यहाँ पे स्टार्ट करें, 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो 0 माइनस 50 कितना आ जाएगा -50, ये मॉड में रहता है, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है ना, यहाँ भी मॉड में रहता है। अच्छा अगर हम लोग 2 पुट करें तो फिर 1 पुट करेंगे तो 49, 2 पुट करेंगे तो 48, ये करते करते जाएंगे कहाँ तक 50 तक, 50 के बाद फिर 0 आएगा, फिर 51 करेंगे तो फिर देखो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, मतलब कुल मिलाकर ये चीज़ 1 2 3 इस तरह करते करते 50 तक जाएगा, ठीक है, निगेटिव में, तो निगेटिव के कारण तो ये मॉड के कारण वो पॉजिटिव ले लेंगे, और फिर प्लस फिर 1 से स्टार्ट होगा फिर 50 तक जाएगा, तो 2 टाइम्स 50 जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, ये डी तो डी अपना साइड में रहेगा वैसे का वैसा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बात करेंगे तो 50 इंटू 51 मतलब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है,
और ये चीज़ कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार, क्योंकि 50 to 50 यहाँ तक, फिर 50 to 50 यहाँ तक, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 101। क्लियर है। अच्छा, ये किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 255 आई थिंक, 255, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 255। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है डी का वैल्यू, डी ये कैंसिल होकर ये बच गया इतना, और इसको सॉल्व करके डी का वैल्यू निकाल लेना है। तो डी इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा कितना, डी इक्वल टू आ जाएगा ये 10 + 1/10 आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10.1, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब जेई का क्वेश्चन है जो कि पहले पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और ये भी तीनों। तो आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर लेक्चर को रिवाइंड करिए फिर से, अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका रिजल्ट में मैं बोल रहा हूँ गजानन शिंदे, बस इन्होंने एक फर्स्ट का ए, सेकंड का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, सेकंड का, और थर्ड का डी, वेरी गुड। थर्ड का हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, डी। तो थर्ड का तो ये डी है, और सेकंड का आंसर हम लोग क्या आ गया, सेकंड का आंसर हम लोग का ए, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ये आप चेक कर लीजिए, आप समझ में आया होगा, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बनाते रहिए, क्लियर है। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी को कोई डाउट है तो इस पर हमसे कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।